लेकिन मैम एक सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि जिस तरह से पूरे घटनाक्रम हुआ कर्नाटक में और जिस तरह से घड़ी पड़ गई, क्या डेमोक्रेसी के लिए कितना जायज है? क्योंकि राहुल गांधी ने साफ साफ आरोप लगाया है कि ये प्रधानमंत्री के इशारे पर सब कुछ हुआ है। कर्नाटक स्टेट में जो भी कुछ हुआ है या कर्नाटक स्टेट से पहले कुछ और राज्यों में भी जो कुछ भी हमें देखने के लिए मिला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सब जो केंद्र की सरकार है और खास तौर से बीजेपी कंपनी के लोगों का, और उसमें भी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री तो श्री नरेंद्र मोदी की मिली भगत से हुआ है, तो इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। जो भी कुछ हो रहा है तो ये इनकी मिली भगत से हो रहा है और ये लोग हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके तो जबरदस्ती यानी कि अल्पमत में भी होते हुए तो अपने आप को बहुमत दिखाते हुए तो ये लोग पूरे देश की हर स्टेट की असेंबली में कब्जा करना चाहते, जबरन कब्जा करना चाहते हैं। और इसके लिए इन्होंने सेंटर में सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया। कर्नाटक में भी इन्होंने काफी दुरुपयोग किया है। और इतना ही नहीं, तो इस बीजेपी की सरकार द्वारा तो देश के जिन भी राज्यों में गवर्नर नियुक्त किए गए हैं तो उनको भी फ्रीली काम ये लोग नहीं करने दे रहे। उनको भी जो गवर्नर है उनको भी फ्रीली काम नहीं करने दे रहे, उनको दबाव में रखते हैं। और जिसकी वजह से जो एक इमेज बनी हुई थी, एक अच्छी इमेज बनी हुई थी राज्यपालों की, वो उसके ऊपर भी काफी आंच आई है। और ये सब हमें कर्नाटक स्टेट में देखने के लिए मिला है। और मैं समझती हूँ कि सामने आने का काम FIR ही नहीं बल्कि तुरंत हिरासत में लेना चाहिए। बिकॉज एविडेंस है, लोगों ने आंखों से देखा है, कानों से सुना है किस प्रकार से लोगों को दबाव दे रहे हैं, धमकाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने राहुल गांधी जी को भी हमने मैसेज भेजा है, उनको कांग्रेचुलेट किया है। राहुल गांधी ने मोदी के पूरे जो ये प्रकरण हुआ है उस पर सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे, ऑर्गेनाइज करवा के ये हॉर्स ट्रेडिंग करवा रहे थे। प्रधानमंत्री जी की पूरी छूट थी, अमित शाह जी की पूरी छूट थी। और बल्कि अमित शाह और प्रधानमंत्री तो आप देखे होंगे पूरी तरीके से इस घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहे थे। बिना उन लोगों के इंस्ट्रक्शन थे आपको क्या लगता है कि पत्ता तक नहीं डोल पाता? बीजेपी में बिना नरेंद्र मोदी जी और बिना अमित शाह के कुछ हो सकता है? तो जितना इंस्ट्रक्शन जो था हाईकमान से आ रहा था, पीएमओ से आ रहा था और उसी प्रकार से ये लोग काम कर रहे थे। लगता है कि सरकार को चलने देंगे या अनस्टेबल कर देंगे या फिर सरकार गिरा के फिर से बनाएगी? सरकार चलेगी, पूरी तरीके से चलेगी, 5 साल चलेगी। और इस चुनाव में हमको लगता है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें जेडीएस और कांग्रेस मिलकर के अगर चुनाव लड़ती है तो कर्नाटका से बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। हम तो अभी पहले ही हमने कहा कि आज से बीजेपी की हार जो है वो शुरुआत है। इसका 2019 में बीजेपी मुक्त, हम कह सकते हैं केंद्र हमारा बीजेपी मुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस प्रकार से देश की जनता ने जवाब दे दिया है कि झूठ बोलने वालों का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है और भ्रम फैलाने वालों का, अफवाह फैलाने वालों का और जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं इस लोकतंत्र में उनके लिए कोई जगह नहीं है। धन्यवाद। तो तेजस्वी यादव और मायावती दोनों हमलावर होते हुए केंद्र के लिए, और मायावती का इसलिए भी खासकर निशाना होगा क्योंकि कैराना के उपचुनाव अभी सामने हैं, 28 तारीख को उसके लिए वोटिंग होना है। एनके सिंह सर, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? बीजेपी की जीत या बीजेपी की हार? नहीं, देखिए इसमें 2-3 चीजें देखनी पड़ेगी। जाहिर है कि एक 38 सीट पाने वाली पार्टी का आदमी सरकार बनाए, ये मजाक ही तो है लोकतंत्र का।
38 सीटें पाके आप सरकार बना रहे हैं, जो 104 पा रहा है वो बाहर बैठा है, तो ये भी मजाक था। लेकिन यहां पे देखना ये पड़ेगा कि पॉपुलैरिटी होती क्या है, पॉपुलर मैंडेट होता क्या है। नंबर ऑफ सीट या वोट शेयर में कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी न्यूट्रलाइज करते हुए भी ज्यादा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। और तब भी जबकि अकेले लड़ी है, तो ये अपने आप में अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स देखेंगे, तो कांग्रेस का ज्यादा है। सीट को माना जाए या परसेंटेज को माना जाए? नहीं, इसके भी आगे आ रहे हैं, क्योंकि कानून तो सीट को मानता है। इसके भी आगे आ रहे हैं। अभी कानून, वही मैं कह रहा हूं कि अभी आप आगे तो बढ़िए ना। अब दूसरा है कि जो हम संवैधानिक प्रक्रिया से चलेंगे तो जाहिर है कि जिसकी सीट ज्यादा वो जीता, बिल्कुल सही है, जिसका नंबर ज्यादा है वो जीता। तो आप 2 आदमी मिल जाते हैं, फ्लोर पे टेस्ट पे आया, अगर वो जीत जाता तो वो तो सही रहता। आज आप देखें, आज के बाद से ये दोनों पार्टियां मिलेंगी, फ्लोर पे जीत जाएंगी, तो वो सत्य हो गई। तो 3 हमारे पास है पैरामीटर, वोटिंग परसेंटेज या नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ मेंबर्स या फ्लोर पे कौन जीता। ये 3 वेरिएबल्स हैं जिसको देखना पड़ेगा। जाहिर है कांग्रेस अपबीट होगी और इससे एक बूस्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को बूस्ट मिलेगा। लेकिन मैं ये देख रहा था कि अगर बीजेपी इसको बड़ी खूबसूरती से, मैं जानता हूं कि ये सरकार चलने नहीं जा रही है, कांग्रेस और जेडीएस की सरकार अभी 6 महीने के अंदर ये टूट जाएगी और टूटेगी, बड़ी बुरी तरह टूटेगी। उस समय हम इत्मीनान से कह सकते हैं कि हाँ भाई, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, ये लोग हमारे पास आ रहे हैं सरकार बनाने के लिए। एक वो मेरे ख्याल से बीजेपी ने थोड़ी जल्दी की, ये सरकार ऐसे भी नहीं चलती। लेकिन अगर ये सरकार जल्दी बना लेंगे, जैसे आज ये हुआ है, ये स्थिति ना आती अगर ये उस समय कहते थे कि नहीं साहब ठीक है, अगर वो लोग बनाए तो बना दीजिए, जानते हुए, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस उस समय कॉन्शियस वोट भी मिल जाता आपको टाइम भी रहता और बड़े इत्मीनान से शालीन तरीके से बीजेपी फिर से शासन में आती और अगले 5 साल चलाती। तो मुझे लगा थोड़ी जल्दी कर गई बीजेपी, इसमें थोड़ी जल्दी कर गई बीजेपी, ऐसा लगता है। यही सवाल मैं स्मिता और अरुण के पास लेके जाऊंगा, फिर जफर भाई के पास जाऊंगा। तो हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही उतार चढ़ाव वाला दिन रहा, हार गई आज लोकसभा के फ्लोर पर और येदियुरप्पा ने कर्नाटक के माफ कीजिएगा विधानसभा में, और येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया। येदियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और अमित शाह पर अटैक किया है और कहा है कि वो इंस्टीट्यूशंस को हर्ट करना चाहते हैं। अब मेरे साथ आदिल सिंह बोपराय साहब भी जुड़ गए हैं। आदिल, मैं आपके पास जाऊं उससे पहले सैयद जफर भाई के पास जाना चाहूंगा। जफर भाई, आपने बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल गांधी के लिए, ये शब्द अब आदिल के सामने भी बोल सकते हैं क्या? जफर भाई, मेरी आवाज आ रही है? आदिल के पास चलते हैं। आदिल, आपके पार्टी अध्यक्ष ने आज बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया अमित शाह के लिए, ऐसा क्यों? देखिए दीपक भाई, सबसे पहले तो आज लोकतंत्र की जीत है। हमने देखा है पिछले 3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने कैसे जो तांडव किया था लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के लिए। पहले इन्होंने हमारे विधायक और जेडीएस के विधायक को खरीदने की कोशिश की, फिर उनका अपहरण किया, और जब सब कुछ फेल हो गया और हकीकत इनके सामने आ गई कि ये जीत नहीं सकते, तो इस्तीफा दिया है येदियुरप्पा साहब ने। देखिए, ये स्टार्टिंग से ही देश को पता था कि येदियुरप्पा के पास नंबर्स थे ही नहीं, पर मोदी और अमित शाह जी कि ये जो गठबंधन था और ये जो मिली भगत थी कि आप खरीद फरोख्त करिए, एमएलओ को तोड़िए, उनका अपहरण करिए, उस सब की हार हुई है आज। ये आपकी, मेरी और हिंदुस्तान की जनता की जीत हुई है, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आज देखिए अभी नेशनल एंथम हमारा चल रहा था और ये ढोंगी जो राष्ट्रवाद पे ढोंग करते हैं, ये खड़े होकर चल भी गए और यही हमें राष्ट्रवाद के पाठ पढ़ाते हैं। सो यही भाजपा की हकीकत है। ये ढोंगी लोग हैं, इन्होंने इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने के इनके मंसूबे हैं और इनको कर्नाटका की जनता ने और असेंबली में इन्हें आज करारा जवाब मिला है। करारा जवाब मिला है, ये आपका कहना है। अरुण, आपको क्या लगता है, बीजेपी जीती है या हारी है? मुझे लगता है, देखिए, ये कभी कभी जैसा कहा जाता है कि यू हैव टू लूज बैटल्स टू विन वॉर्स, तो ये होता है। और दूसरी बात ये, मैं 2 चीजों पे बात करना चाहूंगा। एक तो मुझे इस बात पे
बड़ा अजीब सा लग रहा है। जो लोकतंत्र की जीत बताया जा रहा है। जैसे एनके सिंह जो हैं उन्होंने भी कहा था कि 38 लोगों की जो एक माइनॉरिटी पार्टी के व्यक्ति को आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और वो व्यक्ति जो पहले भी आपको धोखा दे चुका है और जिसके खिलाफ आपने स्टेज से अटैक किया था, उसी को जो है वो आप सपोर्ट करके, और आपकी सीटें पहले से कम आ गई हैं और आप उसको लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि, और दूसरी पार्टी पे आप आरोप लगा रहे हैं कि जो है वो लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशंस पे, मुझे नहीं लगता कि ये लोकतंत्र की जीत है। मुझे तो ये लगता है कि ये, और किस तरीके से आप अपने बयान बदल रहे हैं। 4-5 दिन पहले तक आप सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे थे, आज आप सुप्रीम कोर्ट को जो है यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो चेंज ऑफ स्टैंड है, ये वही ओल्ड कांग्रेस जो है। और मुझे लगता है लोकतंत्र की जीत तो कम से कम, मेरे को तो लगता है कि लोकतंत्र का बड़ा परिहास हुआ है आज। अगर कुमारस्वामी वाली जो हारे वो ठीक है, लेकिन अगर कुमारस्वामी सरकार बनाते हैं और कांग्रेस उनको सपोर्ट करती है, तो ये तो लोकतंत्र का परिहास है, ये लोकतंत्र की जीत नहीं है। मनीष भाई के पास चलता हूं। मनीष भाई, आपके हिसाब से ये बीजेपी की जीत है या हार, या कांग्रेस की जीत है? देखिए, मोटे तौर पे देखें दीपक भाई, अगर बड़े कैनवस पे देखें तो जो जीता वही सिकंदर, और आज पटल पर यही 2 जीते हुए सिकंदर दिखाई दे रहे हैं। बाजीगर कह लें इन्हें या जो भी, बाजीगर सही मायने में येदियुरप्पा होते अगर आज वो विश्वास मत जीत जाते। लेकिन सत्ता और सरकार जिसके पास हो, मुझे लगता है कि वो चाहे भले ही 2 दिन के लिए हो, लेकिन 2 दिन के लिए येदियुरप्पा मुख्यमंत्री तो रहे। वैसे ही ये गठबंधन कितने दिन चलता है ये दीगर बात है, लेकिन इन्होंने बीजेपी को मात देने में अपनी पूरी ताकत लगाई थी और वो ताकत उनकी कामयाब हो गई, जिसके तहत अब कुमारस्वामी 38 नहीं, मैं ये कहता हूं चाहे 10 सीट पे भी अगर कोई विधायक लेकर, अपनी पार्टी लेकर अगर मुख्यमंत्री बनता है, तो वो मुख्यमंत्री जनता का जनादेश है, वो बना है, जोड़तोड़ के तहत बना है। और मेरे ख्याल से साम दाम दंड भेद, यही राजनीति का सही मायने में गुणधर्म भी है। आदिल के पास चलते हैं। आदिल, मुझे बताइए, ये आपने मैनिपुलेट नहीं किया जनादेश को, ये भी तो मैनिपुलेशन है कि आपने 38 सीट वाले को मुख्यमंत्री बना दिया। ये कैसा जनादेश हुआ? देखिए दीपक साहब, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आज भाजपा और भाजपा के जो डिफैक्टो प्रवक्ता हैं, उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा कि इसे कैसे हम कन्फ्रंट करें। वो कहते हैं ये जनादेश तो भाजपा के लिए था। अगर ये जनादेश भाजपा के लिए था, जैसे कह रहे हैं कि जी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो पहले आप गोवा में इस्तीफा दीजिए ना, पहले बिहार में इस्तीफा दीजिए, मेघालय में इस्तीफा दीजिए, मणिपुर में इस्तीफा दीजिए, उसके बाद आके आप हमें लोकतंत्र के पाठ पढ़ाइए। ऐसा तो हो नहीं सकता दैट वी हैव अ केक एंड ईट इट टू। डबल स्टैंडर्ड्स तो लोकतंत्र में हो नहीं सकते ना। एक समय तो आप कह रहे हैं कि जी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, येदियुरप्पा साहब ने भी असेंबली में कहा है, तो फिर बिहार में इस्तीफा दीजिए ना। आप गोवा में आपने विजय डॉक्टर आदिल के साथ जो आपको कम्युनल कहते थे, कॉनराड संगमा ने भाजपा के लीडर्स को कहा था, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कॉनराड संगमा ने इन्हें कहा था कि मैं मर जाऊंगा पर भाजपा के साथ अलाइन नहीं करूंगा। तो देखिए, दोनों साइड नहीं आप चल सकते, ये हिपोक्रेसी छोड़ दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, क्या मैंडेट है? पॉपुलर मैंडेट में हम 38% है, बीजेपी 36% है, और अगर आप सीट शेयर में देखेंगे तो हम 117 हैं। क्या भाजपा की सरकार नहीं है? ये तो वही हुआ कि बच्चे गेम में बोल रहे मैं आउट नहीं हुआ, मैं आउट नहीं हुआ, मैं आउट नहीं हुआ, और बैट लेके भाग गए। ये तो वही बात हुई कि बैट लेके भाग गए खेल खेल में कि मैं आउट नहीं हुआ हूं, मैं आउट नहीं हुआ हूं, मैं आउट नहीं हुआ। मेरी भी वाह। कैसे? क्योंकि यहाँ पर वोट शेयर से काम नहीं चलता है, यहाँ पर सीटों से काम चलता है, और सीटों को आपने मैनिपुलेट किया है। आदिल, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं जफर भाई के पास चलता हूँ। आदिल, 1 मिनट। जफर भाई, आपने राहुल गांधी के लिए बहुत खड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, भाजपा ने बिहार में वही शब्दों का इस्तेमाल आदिल के सामने करेंगे। गोवा में भी मैनिपुलेट किया है। देखिए, चाहे आदिल हो या मुबादिल हो, कोई भी हो, कोई भी कांग्रेस का प्रवक्ता हो या कांग्रेस की लीडरशिप हो या राहुल गांधी क्यों ना हो, जो हकीकत है उसको तो ना आदिल झुटला सकते हैं, ना आपके चैनल में बैठे कोई और आदमी झुटला सकते हैं। हकीकत तो यह है कि राहुल गांधी, रेपिस्ट राहुल गांधी जो है वो रेपिस्ट है, करप्ट है, और वो करप्शन के चार्ज में बेल पे है। तो रेपिस्ट राहुल गांधी और
करप्ट राहुल गांधी आज जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल जफर साहब आप तैयार हो जाइए एक मुकदमे के लिए, आप एक मुकदमे के लिए तैयार हो जाइए आप। उसके वो और दीपक भाई मेरा आपका निवेदन है आप इसे खंडन करिए, गलत है। कोई मुकदमा आपने जो शब्दों का प्रयोग किया है आप तैयार हो जाइए एक मानहानि के मुकदमे के लिए। सही बात कह रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने आपको हम डैमेजेस क्लेम आप फिक्र ना करिए, फिक्र ना करिए। मैं साफ बता दूं कि मेरी या चैनल की राय नहीं है, कर देंगे। ये जो कह रहे हैं वही सही भाई का स्टेटमेंट है। जो आपके तैयार रहिए जफर साहब, वो गलत है। तैयार रहिए से काम लिया और उसके जवाब में मैं उन्हीं के मुंह पे उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। आप तैयार रहिए, जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया है कोशिश मत कीजिए, ये सीधा सीधा डेफामेटरी है। ये और आप तैयार रहिए, ये सब जो है यूपीए सरकार में होया करता था। आप ऐसे बेबुनियाद आरोप कैसे लगा सकते हैं? आपको मैं आप फिक्र ना करिए, फिक्र ना करिए, तैयार रहिए मुकदमे के लिए। आपको आपके मुखिया को कोर्ट में घसीटूंगा, आपको ये बता देता हूँ। आपके मुखिया को कोर्ट में घसीटूंगा इसलिए कि वो रेपिस्ट राहुल गांधी, इसलिए कि उन पर भी देखिए डे ड्रीमिंग करना बंद कर दीजिए आप। इस्तेमाल किया, 1 साल बचा है, अगर हम ये सब कुछ करने लग गए पता नहीं चलेगा कहाँ। सुप्रीम कोर्ट ने स्क्वॉश कर दिया, उसके बावजूद उनको क्या अधिकार है इस तरह की बात करने का? क्या अधिकार है उस तरह की बात करने का? उनको बताइए आप। उनको जिस तरह से जिस फिक्र ना वर्ड का फिक्र ना करिए, आप पे मानहानि का मुकदमा होगा। कोर्ट ने और दीपक भाई मेरा निवेदन है आप डिसोसिएट करिए अपने आप को। मैं डिसोसिएट कर चुका हूँ, मैं साफ कह चुका हूँ कि ये मेरी या चैनल की राय नहीं है, ये जफर भाई की एज ए बीजेपी स्पोक्स पर्सन राय है, ये मेरी या चैनल की राय नहीं है। मैं साफ कर चुका हूं, ये आपके दोनों के बीच का मामला है। जनार्दन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार किया है बेलारी से, जो आपके पोस्टर बॉय हैं, हाल ही में 2 हफ्ते पहले। उस पे बार बताइए आप। लोकायुक्ता ने येदियुरप्पा को इंडाइट किया था, जेल भेजा था। और यह भी हकीकत है जफर साहब कि अमित शाह जी ने भी जेल में समय बिताया है, ये हकीकत है, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जफर भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं टेक्निकल टीम से जानना चाहूंगा क्या जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हम जफर इस्लाम के बोलने की प्रतीक्षा करते हैं। इस बीच कपिल सिब्बल कुछ कह रहे हैं, तब तक जफर इस्लाम की लाइन ठीक करने की कोशिश करते हैं। कपिल सिब्बल साहब, कहा था सरकार तो हमारी ही बनेगी, किस आधार पे कहा था ये हम नहीं जानते, लेकिन उसका संकेत ये रहा कि भाजपा कोशिश कर रही थी किसी तरीके से तोड़फोड़ करके सरकार बनाए, क्योंकि हिंदुस्तान में सभी को मालूम था कि हमारे पास 116 है। पोस्ट पोल अलायंस के बाद कांग्रेस और जेडीएस इकट्ठा 116 विधायक उनके पक्ष में है, और ये बात हमने राज्यपाल को लिखित रूप में दी। लेकिन फिर भी राज्यपाल ने बुधवार शाम को येदियुरप्पा को बताया कि आप सुबह 9 बजे आप ओथ ले लीजिए और उसके बाद अपनी मेजॉरिटी सिद्ध कर लीजिए। क्यों ऐसा किया राज्यपाल ने, ये सभी जानते हैं, क्योंकि आज के दिन जो भी राज्यपाल इस देश में बने हुए हैं वो लगभग आरएसएस के प्रचारक हैं, और जो मोदी जी और जो अमित शाह उनको कहते हैं वही करते हैं। जो गरिमा एक पद की होती है, खासतौर पे राज्यपाल के पद की जो गरिमा है, उसमें इतनी गिरावट आ चुकी है कि जनता भी अब मान चुकी है कि ये लोग बिना बीजेपी के कुछ बताए कुछ नहीं करेंगे, और जो बीजेपी कही वही करेंगे। तो आज ये सिद्ध हो गया कि बीजेपी चाहे कुछ भी करे, अगर जनता चाहती है कि एक गठबंधन सरकार बनाए तो वो सरकार बनेगी, चाहे भी कितने भी षड्यंत्र इस्तेमाल करें। किसकी सक्रियता देखते हैं आप इसके पीछे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से नतीजा आ ही रहे तो एक्टिव हो गई थी, क्या राहुल गांधी इसके पीछे, सोनिया गांधी जी भी? बिल्कुल ये श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है, ये श्रेय सोनिया गांधी जी को जाता है, ये श्रेय हमारे सारी कांग्रेस लीडरशिप को जाता है। वहां कर्नाटका में गुलाम नबी आजाद साहब और बाकी सभी लोग। तो कपिल सिब्बल अब जीत का श्रेय लेते हुए, जफर भाई आदिल नहीं है, वो आपको लिए कह के गए हैं, आदिल हमारे साथ उनका संपर्क टूट गया है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा
कि वो आप पर मुकदमा करेंगे। और मैंने भी कहा कि ये जफर इस्लाम की एज पार्टी प्रवक्ता राय हो सकती है, ये ना मेरी राय है ना चैनल की राय है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था दीपक जी, आज उनको अपनी अपनी उसी परिभाषा में जवाब दिया जिस भाषा में वो कह रहे थे, तो उनको खराब लगा। लगने दीजिए खराब, इसलिए कि जब उनके मुखिया को इस बात का एहसास नहीं है कि किसी और दूसरे पार्टी के लीडर को और पार्टी के मुखिया को किस तरह से एड्रेस करना चाहिए, तो उन्हें केस क्या, उन्हें जो करना कर ले। मैं उस सब चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन इस चीज के लिए तैयार नहीं हूं कि इस तरह से जो गलत तरीके से वो संबोधित करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, और मैं इसी तरह से जवाब दूंगा जैसे मैंने आज जवाब दिया कि वो रेपिस्ट है। अगर वो इस जो मुकदमा बिल्कुल खत्म हो गया, खारिज किया गया कोर्ट द्वारा, जिसको कोर्ट ने चलने से भी मना कर दिया, क्वाश कर दिया, इसलिए कि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, ऐसे केस के उसके बावजूद वो जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कहा, उस पर मुझे बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। और इसके उसी कारण मैंने जिस तरह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित किया, इसलिए कि वो सच्चाई है। ये भी सच्चाई कि केस था, एक चार्जशीट किया गया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उसमें सच्चाई नहीं थे तो कोर्ट ने उसको क्वाश कर दिया। ये भी सच्चाई है कि रेप के केस उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास चला, आज वो कोर्ट से बरी हुए, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो रेप केस था। तो इसमें क्या ये भी हकीकत है कि वो बिचौलिया में बाहर 5,000 की बिचौलिया में बाहर है, वो उनपे वो करप्शन चार्जेस है, तो क्या इस चीज को झुटला सकते हैं? ये कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट भी उनको बताएगा कि भाई ये तो सही हकीकत है, हकीकत बयान करने में क्या हद है। जैसे आपने हकीकत बोला, गलत तरीके से बोला, उस तरह से उसका जवाब आपको आम का जवाब जो है वो आपसे दिया या इमली से दीजिए, जिस तरह से भी आप समझिए। लेकिन ये आदिल बोपराय को के और इनको अगर ये कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में हमें घसीटे, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। आदिल, आप जवाब दीजिए। जफर साहब ने अपनी बात कह दी, 30 सेकंड में, बस मेरे पास वक्त नहीं है बिल्कुल। इस पे इनको भरोसा नहीं, कोर्ट पे तो इनको भरोसा नहीं, ये तो कोर्ट पे तो इनको भरोसा नहीं, ये तो देखिए दीपक जी, मेरा तो निवेदन है कि ये जो डिबेट का लिंक मुझे कृपया करके आप भिजवा दीजिएगा, सो दैट हम मुकदमा फाइल कर सके मानहानि का। पहली बात। दूसरी बात, आज के मुद्दे पे आते हैं। देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी ने संस्थाओं को तोड़ मरोड़ने की प्रयत्न किया है। गवर्नर ने पहले गलत तरीके से इन्वाइट किया, उसके बाद गलत तरीके से प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया, उसके बाद येदियुरप्पा साहब 1 बजे तक कह रहे थे कि हमारे पास मेजॉरिटी है। उसके बाद क्या हुआ? जब सारी इनकी एफर्ट्स फेल हो गए, तब इनके पास कुछ मौका बचा नहीं था, इनके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं था, बिकॉज इनके 103 भी नहीं रहते एमएलए। हकीकत ये है, इनके बीजेपी के भी एमएलए हमारे लिए वोट करते, ये 100 से नीचे चले जाते। सो मुंह बचाने के लिए इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। चलिए, अब देखिए ये इन्होंने क्या प्रेसिडेंट सेट किया है हिंदुस्तान में। ठीक है, आरोप और प्रत्यारोप लगेंगे, आरोप और प्रत्यारोप लगेंगे। आदिल मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। जफर भाई, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, मुझे कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन मैं खत्म इससे करना चाहूंगा कि कोई इसको अपनी हार या कोई इसको अपनी जीत जरूर कह ले, लेकिन सामने 2019 की अग्नि परीक्षा है, और उस अग्नि परीक्षा में कौन खरा उतरता है यह अभी भी देखने वाली बात होगी और बेहद दिलचस्प होगा।